नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अगेन आपके लिए वीडियो लाया हूँ पार्ट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम KCS 401। और इसमें मैं आपको मैं पार्ट 2 पे मैंने आपको बताई थी बात इसकी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की, जिसमें दो टाइप्स आते हैं, एसिमेट्रिक और नॉन एक एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो इनके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि क्या फायदे हैं इनके, कि भाई इससे हमारी थ्रूपुट इंक्रीज होती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल सॉरी, मतलब ताकि इसको मैं स्केलिंग जितने भी करूँ उसको कितना भी बढ़ाऊं मैं, तो उसका वो काफी इकोनॉमिकल होगा। कि जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है वो काफी कम कॉस्ट करेगा दैन एनी इक्विवेलेंट मल्टीपल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। तो ये एक फायदा है। फिर दूसरा जो पहला फायदा इसमें आता है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। तो अगर मैं प्रोसेसर्स की संख्या बढ़ा दूं तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा, हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि ज्यादा काम कम समय में हो सके, तो इसे कहते हैं थ्रूपुट का बढ़ना। ठीक है। और तीसरी जो एडवांटेज हमारे पास आती है, तीसरा जो फायदा के बाद जो आती है हमारे पास, वो आता है रिलायबिलिटी का। कि बहुत रिलायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो मेरा जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग प्रोसेसर्स के पास काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर मान लो कोई एक प्रोसेसर भी फेल हो गया तो उससे मेरा सिस्टम नहीं रुकेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। तो डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे इसके, कि भाई ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है। और इसमें जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है वो भी डिफिकल्ट है, जैसे हमने यही बात हमने मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग दोनों में देखी थी, वही बात यहाँ पर आ रही है। मुझे मेन मेमोरी का यहाँ पे ज्यादा लार्ज साइज की जरूरत पड़ रही है। ओवरहेड रिड्यूसेस थ्रूपुट। ओवरहेड का मतलब ये हो गया, अगर मेरे कोई स्थिति किसी लिमिट से आगे बढ़ जाती है, ओवरहेड आ जाता है। ओवरहेड का मतलब आपको मैं और बता दूं, मान लीजिए आप घर से निकले अपने कॉलेज के लिए, राइट। आपके पास दो चीजें हैं। आपके पास जो उद्देश्य है कि आपको कम समय में पहुंचना, लेकिन उस कम समय में पहुंचने के लिए आपको ज्यादा पेट्रोल या ज्यादा डीजल या ज्यादा सीएनजी खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा तेजी से गाड़ी चलानी पड़ेगी, या ज्यादा तेजी से भागना पड़ेगा, तो आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम होगी, तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको टाइम कम चाहिए। तो एक चीज बढ़ रही है दूसरे चीज के घटने से, टाइम कम चाहिए तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो है मेंटेन करना, इसे कहते हैं ओवरहेड। ठीक है। तो ये ओवरहेड मेरा थ्रूपुट को डिक्रीज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। इस तरह का ओवरहेड हमारे सिस्टम में थ्रूपुट को, अगर मैं प्रोसेसर ज्यादा बढ़ा दूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सारा काम जल्दी हो जाए, हो सकता है कि प्रोसेसर ज्यादा नहीं चल पाए और काम नहीं कर पाए, तो दिक्कतें मेरी बढ़ सकती है, पावर कंजम्पशन मेरा बढ़ जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत आ जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज है, ओवरहेड रिड्यूसेस थ्रूपुट। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है रियल टाइम सिस्टम्स की बात आती है। रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं भाई फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट। देखिए सीधी सीधी बात लिखिए, दे आर वेल डिफाइंड फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स। इनके पास ये होता है, अगर आपने उस तय समय सीमा में काम नहीं किया तो सिस्टम फेल हो जाएगा। और इस तरीके से जो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं टाइम को, उनको हम कहते हैं हार्ड रियल टाइम। और जो कहते हैं चलो थोड़ा आगे चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम, 2 मिनट का 5 मिनट भी अगर हो गया तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, वो है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से दिख पा रहा होगा, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए, है ना। तो ये सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है और ऊपर वाला है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। देखिए मैं अलग से हो जाता हूँ, इस तरह से आपको अच्छे से दिख जाएगा, है ना। मेरे साइड में भी हो गया, तो ओके। फिर हमारे पास कुछ सिस्टम्स आते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम्स आते हैं, कुछ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम क्या कहते हैं, जो टाइम शेयरिंग का ही एक और प्रतिरूप है, उसका एक्सटेंशन कह सकते हैं, उसका अलग रूप है। कि जो टाइम शेयरिंग जो होता है वो रिक्वायर करता है कि उसको जरूरत पड़ती है कि इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है। जो प्रोवाइड क्या करे, जो दे क्या क्या सहूलियत दे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाए यूजर और सिस्टम के बीच। तो ये ऐसा सिस्टम होता है इंटरैक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे यूजर जो होता है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देगा। मेरा माउस कहाँ चला जाता है यार।
राइट। सो ओके, ये बहुत छोटा सा डॉट है ना, रेड डॉट है, मुझे ढूंढना पड़ता था के बाद, ये गायब हो जाता है। यूजर इंस्ट्रक्शन देता है ओएस को या प्रोग्राम को डायरेक्टली यूजिंग एन इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड या माउस के द्वारा डायरेक्ट देता है, और वेट्स फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स ऑन आउटपुट डिवाइस। तो जो रिस्पॉन्स टाइम इंटरनेट सिस्टम में बहुत ही छोटा होता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि यहाँ यूजर डायरेक्टली प्रोग्राम से बात कर रहा है, या तो ओएस से कहेगा या ओएस से ना कह के वो डायरेक्ट प्रोग्राम से बातचीत कराएगा कि आप इसी से बातचीत कर लो, जल्दी आपको आउटपुट चाहिए तो। सिमिलरली हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी यूजर में आपका मतलब कई सारे यूजर्स एक साथ एक डिफरेंट कंप्यूटर्स पे बैठे हुए मल्टीपल यूजर्स जो हैं, ठीक है, या टर्मिनल्स पे अलग अलग टर्मिनल से बैठे हुए हैं, एक्सेस करें किसी एक सिंगल सिस्टम को विद वन ओएस ऑन इट। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी आपके सामने स्लाइड रखी हुई, आप इसको देख सकते हैं। इनके एग्जांपल्स आपके यूबंटू के मल्टी यूजर सिस्टम्स आते हैं, और यूनिक्स तो खैर है ही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है कर्नल्स की। कर्नल्स होते क्या है, कर्नल है क्या? कर्नल एक बिचौले का काम करता है। कर्नल बातचीत कराएगा यूजर की और सिस्टम हार्डवेयर की। कर्नल पार्ट है ओएस का, कर्नल पार्ट ही है ओएस का। तो आपके मेमोरी के अंदर दो स्पेस होते हैं, या ओएस एक दो तरह के जगह निर्धारित करता है। एक यूजर के लिए जगह है, यूजर जिसमें अपने प्रोग्राम रन करे, लाइब्रेरी रन करे। दूसरा होता है कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस क्या करेगा, फाइल सिस्टम को मैनेज करेगा, यहाँ पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कराएगा, आईओटी एंड डिवाइस मैनेजमेंट कराएगा, और फंडामेंटल प्रोसेस की मैनेजमेंट कराएगा। ये सारा काम जो ओएस के हमने अभी फंक्शंस ऑफ ओएस में देखा था, तो वही काम ये भी कर रहा है। तो ये हार्डवेयर ये रहा हमारा, राइट, ये हार्डवेयर है हमारे पास। ठीक है, तो हार्डवेयर हो गया, कर्नल स्पेस हो गया, और ये हो गया। तो ये एक ही कर्नल है जो सारे काम करा रहा है। तो इसका मतलब हो गया मींस ऑल इन वन। तो ये सब कुछ काम सारा एक साथ कर रहा है, तो इसे कहते हैं मोनोलिथिक कर्नल। तो इस तरह के कर्नल्स में बड़े फायदे हैं, कभी एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, पर चूंकि एक ही कर्नल है जो सारे काम कर रहा है, ऑलराउंडर की तरह काम कर रहा है, हरफन मौला की तरह काम कर रहा है, तो ये इसका साइज भी ज्यादा होगा। एक्सटेंड करने में और पोर्ट करने में ज्यादा दिक्कतें आएंगी। पोर्ट करने का मतलब हो गया, अगर मैं इस कर्नल को मैं दूसरे सिस्टम में लगाना चाहूँ, या अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना चाहूँ, पोर्टिंग करना चाहूँ कि भाई ये भी चल जाए ये भी चल जाए, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा, एक्सटेंड करना भी टफ हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास एरर्स और बग्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मोनोलिथिक कर्नल पहला कर्नल का आपका टाइप हो गया। नेक्स्ट आता है माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल सिंपल से आप देख लीजिए कि ये छोटा सा कर्नल है। माइक्रो कर्नल में छोटा सा कर्नल है, ठीक है। तो अब क्या है, यूजर्स को दे दिया है फाइल सिस्टम, प्रोसेस सर्वर, पेजर्स, ड्राइवर्स, ये सब चीज दे दी। माइक्रो कर्नल मेरा यहाँ बैठा है। तो अब बात करते हैं माइक्रो कर्नल की, बात करते हैं। तो माइक्रो कर्नल में जो यूजर और जो सर्विसेज होती है, यूजर की जो सर्विसेज है और कर्नल की जो सर्विसेज है, वो इंप्लीमेंट होती है डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस में, जिससे कि हमारा जो साइज होता है कर्नल का वो भी रिड्यूस हो जाता है, एज वेल एज द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफी छोटा हो जाता है इसके अंदर, कर्नल का साइज भी काफी कम हो जाता है। इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो ही कर्नल के पास रहेंगी। बाकी सारी सर्विसेज, बाकी सारी ओएस की जो सर्विसेज हैं वो इन प्रेजेंट होती है किसमें, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम को दे दी जाती है कि भाई आप संभालो, मैं सिर्फ जो बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विसेज होंगी मैं उन्हीं को करूंगा। ये कौन कह रहा है, माइक्रो कर्नल कह रहा है। माइक्रो कर्नल किसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो वो कह रहा है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो सर्विसेज है, जो सुविधाएं जो है, उनमें जो महत्वपूर्ण है मैं वही करूंगा, बाकी सब किसको दे दूंगा, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम को दे दिया जाएगा। और फिर इसमें कम्युनिकेशन भी होता है हमारा क्लाइंट प्रोसेस और सर्विसेज रनिंग इन यूजर एड्रेस स्पेस, इनके बीच का क्लाइंट ने जो प्रोसेस रन किया, क्योंकि ये आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, तो कई सारे क्लाइंट्स होंगे एक सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, और जो यूजर के एड्रेस स्पेस पे जो हमारी सर्विसेज चल रही है, कोई भी एप्लीकेशन हो गया या कोई लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, तो इनको रन करने का जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा,
थ्रू मैसेज पासिंग। ये मैसेज पासिंग शब्द आपने सुना होगा, मैं मेंशन कर देता हूं, मैसेज पासिंग, राइट। मैसेज पासिंग आपने देखा होगा, ये आपके ऊप्स में कंसेप्ट में आता है मैसेज पासिंग का, राइट। तो इसको भी वहां पढ़ के रख लेना। तो ये हो गया मेरा माइक्रो कर्नल। इसके फायदे क्या है भाई? तो चूंकि मैंने कहा कि ओएस का भी जो छोटा हो जाता है, साइज बहुत कम हो जाता है, कर्नल का साइज भी बहुत कम हो जाता है, तो साइज इज स्मॉलर, इजी टू एक्सटेंड, इजी टू पोर्ट एंड लेस प्रोन टू एरर्स एंड बग्स। तो पिछले जो हमने मोनोलिथिक कर्नल के जो डिसएडवांटेज थे, यहाँ पर वो बन जाएंगे एडवांटेजेस। वहां पे साइज ज्यादा था, हार्ड टू एक्सपोर्ट, हार्ड टू एक्सटेंड, हार्ड टू पोर्ट था, यहाँ पे इजी टू एक्सटेंड और इजी टू पोर्ट हो गया। वहां मोर प्रोन टू एरर्स एंड बग्स था, यहाँ पे लेस प्रोन टू एरर्स एंड बग्स है। इसकी ये एकमात्र इसमें कम खामी है, एक डिसएडवांटेज है, एक शॉर्ट कमिंग है, वो है कि एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और आप ये सामने अपने सामने डिफरेंस देख भी सकते हैं कि पैरामीटर साइज माइक्रो कर्नल का छोटा होता है, मोनोलिथिक का ज्यादा बड़ा होता है, लार्ज है। एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो यहाँ पर फास्ट है, यहाँ स्लो है, ठीक है। एक्सटेंडेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, इजी इजी, हार्ड हार्ड एंड एरर प्रोन कैपेबिलिटी लेस एंड मोर। इस तरीके से आपको यहाँ पर दोनों कर्नल्स की बात याद दिख जाएगी, मैक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल। हालांकि ये दोनों सिलेबस के पार्ट हैं, और भी कर्नल्स हैं हमारे पास, पर उनको सिर्फ मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा। मेन चीज तो आपकी यहीं पर आती है। लेड कर्नल आता है हमारे पास। लेड कर्नल का सीधा मैं आपको ले चलता हूं कि यहाँ पे हर एक लेयर बनी हुई है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर्स है। लेयर 0 पे हार्डवेयर बैठता है, बाकी सब लेयर्स पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज होती है अलग अलग। और यहाँ पर एक और चीज है कि भाई जो लोएस्ट लेयर है वो इंटरेक्ट किससे कर रही है? लोएस्ट लेयर जो इंटरेक्ट कर रही है हार्डवेयर से। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लेयर 0 जो किससे बात कर रहा है? हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। और जो अपर मोस्ट लेयर है वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू बात करेगा। और हर लेयर जो है वो डिपेंडेंट है, रिलाई कर रहा है किसके ऊपर? सर्विस ऑफ द लेयर बिलो इट। तो ऊपर वाले लेयर अपने नीचे वाले लेयर के सर्विस पे डिपेंड कर रहा है, और उनके बीच में कम्युनिकेशन भी हो रहा है। और जो लेयर है, हर लेयर को अपनी पता है कि उसे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और उसे उसे क्या करना है, और उसके ऊपर की जो लेयर है वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी पता है। लेकिन ये नहीं पता कि वो सर्विसेज उसके ऊपर के जो लेयर जो है, जैसे मान लीजिए लेयर 1, लेयर 1 को अपने बारे में पता है कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको ये भी पता है कि लेयर 2 क्या करेगा, पर वो कैसे करेगा, मतलब हाउ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, वो हिडन होते हैं, वो इसको नहीं पता। हाउ नहीं पता, बट इसको पता है व्हाट, कि क्या सर्विसेज देगा, क्या काम करेगा, बट कैसे करेगा ये नहीं पता। और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमारी हो सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट लेयर हो गई, प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर हो गई, मेमोरी मैनेजमेंट लेयर हो गई, जो हमने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था। ये इसका डायग्राम हो गया, ये मैंने आपको बताया अभी। इसके फायदे कि भाई नया फीचर ऐड करना तो बहुत ही आसान है, एक लेयर में चेंज करिए बिना दूसरी लेयर को इफेक्ट किए हुए, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं नई लेयर भी ऐड कर सकता हूँ, और किसी एक लेयर को मैं डिबग कर सकता हूँ या रीडिजाइन कर सकता हूँ बिना दूसरी लेयर्स पे को छेड़े हुए, उनको बिना इफेक्ट कराए हुए। डिसएडवांटेज हमारी हो सकती है कि भाई ओवरहेड यहाँ पर आ सकता है, कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस करने का जो दिक्कत है वो ज्यादा आ सकती है, कि अगर हमारे नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा हो जाए, और अगर हमने फंक्शनलिटी लेयर्स की सही से डिवाइड नहीं की, तो हमारे पास लो सिस्टम परफॉर्मेंस हो सकती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ इसकी खामियां हैं लेयर्ड कर्नल की। फिर हमारे पास एक कर्नल और आता है री एंट्रेंट कर्नल। री एंट्रेंट कर्नल जो होता है हमारा, वो एक है कि भाई एक एग्जीक्यूटेबल कोड दे रखा है, कहाँ बैठा है? मेमोरी में बैठा है। वो बता रहा है कि जितने प्रोसेसेस हैं वो उस सेम कोड को सेम समय इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसको छेड़े, बिना किसको हिंडर किए, ऑब्स्टेकल प्रोवाइड किए दूसरे प्रोसेसेस को। कई प्रोसेसेस एक कोड, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल कोड को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं बिना बाकी दूसरे प्रोसेस को परेशान किए हुए। तो रीएंट्रेंट कर्नल में क्या हो गया? सेवरल प्रोसेस मे बी एग्जीक्यूटेड इन कर्नल मोड एट द सेम टाइम। सेम समय में कई प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट
हो सकते हैं कर्नल स्पेस के अंदर, ठीक है। और ये चूंकि कई प्रोसेस की बात आ रही है, तो ये मेरा सिस्टम हुआ मल्टी यूजर भी हो सकता है एंड मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकती है। तो मल्टी यूजर की बात आ रही है, तो ये एग्जांपल तो यूनिक्स का आपके पास है ही। तो रीएंट्रेंट कर्नल होता है, इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी होता है कि मान लो कुछ ऐसे प्रोसेस है जो आप लॉक करना चाहते हो कि भाई अभी ये इस्तेमाल हो रहा है, जो दूसरा यूजर अगर मांग रहा है तो कहते हैं आप रुक जाइए, पहले ये हो जाएगा, इसके बाद ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो ग्लोबल डाटा शेयर किया जाता है, जो लोकल डाटा है उसको भी शेयरिंग का कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। इसमें नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन होता है, मतलब ग्लोबल डेटा जो है मॉडिफाई सिर्फ होगा बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। तो ग्लोबल डेटा अगर जो शेयर्ड है वो एक बार में एक प्रोसेस इस्तेमाल करे, इसका मतलब नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन हो गया। और रीएंट्रेंट का मतलब क्या हो गया कि वो सेम कोड सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो दस ईच प्रोसेस हैज सेम कॉपी ऑफ ग्लोबल डेटा दैट इज बीइंग शेयर्ड अमंग देम। और रीएंट्रेंट फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, जो अलाउ करे प्रोसेस को मॉडिफाई ओनली द लोकल वेरिएबल्स एंड व्हेन डू नॉट इफेक्ट ग्लोबल डाटा वेरिएबल्स। तो जो लोकल पे काम कर रहा है, लोकल वेरिएबल्स पे, लोकल चीजों पे काम कर रहा है, रिसोर्सेज पे काम कर रहा है, वो हो गया रीएंट्रेंट फंक्शन। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स पे काम कर रहा है, जो एक बार में एक प्रोसेस को ही करने देगा, बाकी को लॉक कर देगा, वो हो गया आपका नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन। तो ये रीएंट्रेंट शब्द आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, आपको दिख भी जाएगा, देखिए अच्छे से आपको दिख जाएगा। तो धन्यवाद। ये मेरा पार्ट 3 मेरे में कंप्लीट ओवर हो चुका है। तो दिस इज माय यूनिट 1 नाउ कंप्लीटेड, पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है यूनिट 1। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा यूनिट 3 की, जिसमें बात करूंगा प्रोसेस की, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की, प्रोसेस की स्टेट्स की, और उसके बाद शेड्यूलर्स की बात करूंगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिडिल टर्म शेड्यूलर, डिस्पैचर, इनकी बात होगी। और साथ ही साथ हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की बात होगी। उसमें दो तरह की चीजें आती है, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, इनका मतलब क्या है वो बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से एल्गोरिथम्स आती है, जिसमें FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फिर हमारे पास आती है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और उसी का जो प्रीएम्प्टिव वर्जन जो होगा SJF का, वो हो गया SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो ये हम एल्गोरिथम्स को और अच्छे से देखेंगे। यूनिट नंबर 3 जो कि इसके बाद आएगी, यूनिट 2 को हम स्किप करें क्योंकि यूनिट 2 बाद में सब्जेक्ट के बहुत बाद में जाके आएगी अंदर, हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल यूनिट 1 और यूनिट 3 को ही देखा जाएगा। और ये आपके जो सीटीज हो रहे होंगे, क्यूमुलेटिव टेस्ट हो रहा होगा पहला, फिर 2 यूनिट आती है, तो ये पहली 2 यूनिट ही आएंगी, यूनिट 1 और यूनिट 3, क्योंकि आपके कोर्स आउटकम से मैच कर रहा है, CO1 और CO2 से मैच कर रहा है। तो आप अपने सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस से मैच करके देखिए कि वो CO1 किस यूनिट की बात कह रहा है, राइट। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगले वीडियो।